नमस्कार। नए साल में आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, और ये वर्ष आपके लिए टर्निंग पॉइंट बना रहे। ठीक है, मैं चंदन दुबे वेद आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिट एंड रन कानून पे चर्चा करते हैं। ये कानून थोड़ा सा अभी पेचीदा हो गया और इस कानून को लेकर बहुत ज्यादा विरोध भी होता था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना विरोध हुआ है। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने सोशल मीडिया और यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देखे, तो उसमें पता चलता है कि आखिर अमित शाह कौन होते हैं परिवहन से संबंधित कानून के ऊपर बिल पेश करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मामला परिवहन मंत्रालय का नहीं है, बल्कि ये मामला भारतीय न्याय संहिता का है, यानी इंडियन पेनल कोड का है। तो जब आईपीसी और सीआरपीसी का मामला होगा तो ये बिल गृह मंत्रालय के अतिरिक्त कोई नहीं बना सकता है। इसलिए अमित शाह को ये पूरा अधिकार है कि ये कानून बना सकते हैं, और बिल पेश किया। शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया गया था, और जिस बिल में हिट एंड रन कानून नाम दिया गया। चलिए, यह कानून मोटर परिवहन अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जो नितिन गडकरी साहब ने बनाया था, बस उसी के थोड़ा सा आगे का एक स्टेप्स है। ठीक, लेकिन इस कानून को बनाने के पीछे सरकार का मंशा क्या है, सरकार ने इसको क्यों बनाया और किस कारण से बनाया, इसके ऊपर आपको चर्चा करने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपको एक कहानी सुनाते हैं। 1972 में राजेश खन्ना का एक फिल्म आया था। फिल्म का नाम था दुश्मन। इस फिल्म में राजेश खन्ना एक ट्रक ड्राइवर के रोल में है, और उसी से वो अपना गुजारा भत्ता करते हैं। एक दिन घर होने के कारण क्या होता है कि वो रामदीन नाम के एक आदमी को धक्का मार देते हैं और मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, मामला जब कोर्ट में जाता है तो न्यायाधीश ने उसको ऐसे तो 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला उसमें और ऐड कर दिया कि राजेश खन्ना रामादीन के परिवार का भरण पोषण करेगा, वो भी अपना कमाई से। ये उसको सजा दी गई थी। एक दूसरा मामला आया था हिट एंड रन कानून का, वो था सलमान खान का, वो था 2002 का। इसका फैसला 2015 में आया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सलमान खान बरी हो गए, जबकि सलमान खान ने हिट एंड रन का ही काम किया था। ठीक, कानून थोड़ी कमजोर थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। इस कानून को मोदी सरकार ने थोड़ा टाइट कर दिया। और ये कानून क्या है, लेकिन इसके जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट से कितने नुकसान होते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ आंकड़े भी लेकर के आए हैं। एसएससी के स्टूडेंट से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेक्शन था जिस सेक्शन में परिवर्तन किया गया। सिविल सर्विसेज वाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है जो भारत में कितनी मौतें होती है और कैसे होती है, ये भी देख लेते हैं। ज्यादातर जो एक्सीडेंट होता है, देखिए, प्रतिदिन 415 मौतें और कई घायल होने कोविड की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है। यानी कि भारत में जो सड़क दुर्घटना होती है कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है। देख लेते हैं कानून। देखिए, ये है सरकार का रिपोर्ट 2021 तक का। ठीक, क्या रिपोर्ट है? ज्यादा स्पीड की वजह से 55% लोगों की जो है एक्सीडेंट होती है। ड्राइविंग 27%, कुछ लोगों को ड्राइविंग तो पता है बट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, ये भी कारण होता है। पुअर हेल्थ के चलते ये भी होता है 3.5% के आसपास। दूसरा, अल्कोहल यानी शराब पी के चलाने चलते बहुत कम नुकसान है, 1.9%। और मैकेनिकल डिफेक्ट जो होता है, गाड़ी वाले की खराबी के चलते जो होता है, वो होता है 1.3%। यानी कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो ज्यादा ओवर स्पीड की वजह से ही होता है भारत में। ये जो बोल देते हैं कि शराब पीने से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत है। मात्र 3.5% नुकसान है। शराब पी के ज्यादा लोग नहीं चलाते हैं। ठीक है, डेंजरस गलत तरीके से चलाने का, जिसको ट्रैफिक का नियम से नहीं पता, उन लोगों के चलते सेकंड केस माना जाता है 27.5%। अब बात करते हैं आगे की। भारत में दुर्घटना की स्थिति क्या देखिए। 2021 में कुल जो है 1.5 लाख के आसपास लोगों का जो है मृत्यु हुआ था, और ये कंटिन्यू रहा है। 2021 तक का आंकड़ा भी हमारे पास है। ठीक, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार कितना है देख लेते हैं। ड्राइविंग यानी नशे की ड्राइविंग का हिस्सा जो 1.9% ही है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये उतना ही है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तीसरा, इसके अलावा सड़क पर 90% मौत जो होता है वो ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाने, ओवरटेकिंग करने के लिए, खतरनाक ड्राइविंग करने के चलते होता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या बोलता है कि विश्व बैंक के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष 20 देशों में पहले स्थान पर है। हम स्वाभाविक पहले स्थान पर इसलिए होंगे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। चाइना ने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, भारत ने इसको कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि चाइना का कानून थोड़ा टफ है, कठिन है। भारत साल 2022 तक 4,61,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटना के हादसे हो चुके हैं, 4.5 लाख के आसपास। इससे पता है नुकसान कितना हुआ था? लगभग 3800 करोड़ का। और 3800 करोड़ केन्या के जीडीपी के बराबर माना जाता है। यानी हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना से जितना नुकसान होता है उतना केन्या का जीडीपी माना जाता है।
ठीक। और सड़क दुर्घटना से हम ही को नुकसान होता है ऐसी बात नहीं है, सरकार को भी नुकसान होता है, उसका रोड डैमेज होता है, उसका ढेर सारा जो ट्रैफिक सिस्टम जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और इसमें 1,68,000 लोगों की मौत हो गई। हर साल 1268 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 462 की मौतें होती जा रही है। आइए घंटे के हिसाब से देखते हैं कितना होता है। भारत में एक दिन में जो घट है 415 होता है प्रतिदिन, ठीक। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? देश भर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है 3 बजे से रात 9 बजे के बीच में होता है, 3 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। फिर देखिए यार, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है लीबिया में होता है। लीबिया में सड़क दुर्घटना सबसे ज्यादा होती है, 73% जो वहां दुर्घटनाएं होती है वो सड़क दुर्घटना ही है। भारत में हर साल विश्व में सबसे ज्यादा यानी 1,30,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटना हुआ है, जान गंवा देते हैं ये लोग। और हम इस मामले में चीन से पीछे हैं। चीन इस मामले में कंट्रोल करके रखा हुआ, उसका ट्रैफिक सिस्टम इतना कंट्रोल है कि चल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ सारा कारण हमारी ही नहीं है, इसमें कुछ कारण सरकार की गलती भी है। मैं आपको आगे बताता हूँ सरकार से क्या क्या गलती हुई है। पहले ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना होता क्यों। सबसे पहला है कि बुनियादी ढांचे की क्या, हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन उतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते दूसरा लापरवाही भी होती है। कुछ जगह पर हम लोग जोखिम भी ले लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ये सब एक कारण होता है। कुछ लोग होते हैं कि शराब पी के भी करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेके भी करते हैं, और कुछ लोग दिखावे में भी करते हैं, ठीक है। तीसरा, कुछ लोगों का ध्यान भंग हो जाता है, चला रहे हैं गाड़ी इधर, देख रहे हैं उधर, ये भी कारण है। ओवरलोडिंग की वजह से भी होता है, लेकिन फैमिली कार में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ट्रैफिक सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है वो पीछे है, और इसके चलते भी हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना होती है। और चौथा एक सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है कि जागरूकता की कमी। हमारे यहाँ जो ड्राइविंग स्कूल्स है, ये स्कूल जो है बहुत अच्छे से ड्राइविंग नहीं सिखलाते हैं, ये भी एक कारण है सड़क दुर्घटना होने की। अब आगे चर्चा करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, इसका दो प्रभाव है, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। सामाजिक प्रभाव आप सभी जानते हैं कि घर में अगर कोई एक कमाने वाला व्यक्ति होता है और अगर उसका नुकसान हो जाए या उसकी जान चले जाए तो फिर घर कैसे चलता है ये आप भी जानते हैं, ठीक। कितना मुआवजा भी मिलेगा फिर भी वो घर नहीं चल सकता है, क्योंकि घर का जो पारिवारिक मुखिया होता है वो जितने अच्छे से घर को चला सकता है उतने अच्छे से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला सकता है। आर्थिक स्थिति यह है कि विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5% का नुकसान होता है। सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5% का नुकसान, समझ लीजिए कि एक तरह से लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। और 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान सभी तरह से माना जाएगा, ये एक तरह से नहीं है। दूसरा देखिए, परिवार पर बोझ, ये सही बात है। अगर कोई परिवार का मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे की तरह से अनाथ हो जाते हैं। गरीब परिवार के लगभग 7 माह की घरेलू आय कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज के चक्र में फंस जाता है, ये सही बात है। दूसरा, संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता, ये भी एक कारण है दुर्घटना होने का कारण सड़क के चलते हैं। देश में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाले मौत और गंभीर चोटों के मामले में अधिकतर जो होता है हमारे पास वल्नरेबल रोड यूजर्स हमारे पास होते हैं। कहीं कहीं पे रोड भी जो है कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, रोड का कंस्ट्रक्शन सही नहीं होने की वजह से भी नुकसान होता है और एक्सीडेंट भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं लेकिन फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है अगर सामने वाला अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 में क्या बना था। देखिए, इस कानून को सरकार ने पारित किया था, परिवहन मंत्री ने इस बिल को पारित किया था और इसमें क्या क्या उन्होंने बताया था उसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। प्रमुख विशेषता थी, हम सड़क सुरक्षा को ठीक करेंगे। ये बात सही है कि अभी हमारे यहाँ सड़क बनने की प्रोसेस बहुत अच्छी चल रही है और अच्छे सड़क बनाए भी जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद प्लास्टिक रोड भी बनने की बात चल रही है। अभी जैसे अलकतरा से बनता है, सीमेंट से बनता है, वैसे ही प्लास्टिक भी बनेगा। अब प्लास्टिक से जो बनने वाला रोड होगा उस पर कार और ट्रक तक को कितने भी स्पीड से चलाएगी वो जल्दी टूटेगा नहीं। दूसरा, सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मुआवजा, ये प्रावधान किया गया हमारे पास। कितना प्रावधान दिया गया है? हिट एंड रन के कारण मृत्यु और गंभीर चोट के लिए न्यूनतम मुआवजा जो है 2 लाख और अधिकतम 50,000 तक बढ़ा दिया गया है। ये सुविधा दे दी गई है। तीसरा, सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया गया है। कहीं कहीं पे जो होता है रोड को जो है आपको पहले से पता चल जाएगा, बहुत ऐसे जगह पे आने वाले हैं ये, कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, रोड कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, आगे कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है या नहीं है, ये सब जो है जीपीएस से कनेक्टेड होगा। यानी आप जब अपने पूरे गाड़ी को इंटरनेट से कनेक्ट रखेंगे तो आपको पहले कुछ बता देगा और सिग्नल देगा कि हाँ, आने वाले समय में इस जगह पे रोड पे जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अच्छे सेमेटेरियन की सुविधा, ये भी करने की प्रावधान की गई है विधेयक में। लापरवाही के चलते जो हो जाता है इसको कम किया जाएगा और कहीं कहीं पे जो है दिशा निर्देश का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन करने का भी प्रावधान किया गया है। ये था मोटर व्हीकल एक्ट 2000 में, ठीक।
कुछ जगह पे इंश्योरेंस कवरेज भी दिया गया है, अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, वाहनों को वापस बुलाना, अगर कोई खराब वाहन हो गया है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आपसे वो वाहन बेचने को कहेगी और नया वाहन खरीदने को कहेगी, क्योंकि पुराने वाहन से भी जो है कहीं कहीं नुकसान होता है और एक्सीडेंट होता है। ठीक, ये सारे प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। अब है कि ये जो कानून बना था, क्या इस कानून में कोई चुनौतियां हैं? बिल्कुल चुनौतियां हैं इस कानून में। देखिए, इस कानून में सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि सरकार को सबसे पहले अपना रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन अच्छा करना पड़ेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करते साथ साथ ट्रैफिक को दुरुस्त करना होगा। हमारे यहाँ ट्रैफिक सिस्टम बहुत सस्ता है, कहीं कहीं पे होता है कि ट्रैफिक का नियम पालन नहीं करते हैं और उसको कहीं कहीं ट्रैफिक पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है। कानून टाइट होना चाहिए, लचीला कानून कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लेते हैं सड़क कानून में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ब्रासिलिया का कानून था, ये घोषणा किया गया था, इसमें यह किया गया था कि पूरे दुनिया के सभी देश जो है अपने रोड सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करें। ये 2015 का बना हुआ है डिक्लेरेशन। ठीक है, भारत इस पे साइन भी किया था और साइन करने के साथ साथ उसने अपने सड़क को जो है मजबूत बनाने के लिए काम शुरू भी किया था। इस वक्त मोदी सरकार द्वारा सड़क को मजबूत और दुरुस्त बनाने के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। सभी जगह पे जहां पे ट्रैफिक प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पे ओवरब्लाई, फ्लाईओवर का इस सब का भी व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा एक डिक्लेरेशन हुआ था 2021 से 2030 के लिए, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था कि सड़क दुर्घटना से जो मौत होती है उसको कम करने के लिए किया जाए और 50% तक कम किया जाए, जो सरकार का लक्ष्य बना हुआ था। तीसरा एक है अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम, ये भी किया। एक चैरिटेबल वर्क है कि ये सामाजिक सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए काम करती है। ठीक है, जगह जगह पे क्या होगा कि इसके चैरिटेबल वर्क लगे रहेंगे और आपको जो है ड्राइविंग से रिलेटेड अवेयरनेस का काम समझाएंगे कि ड्राइविंग कैसे करना चाहिए, ड्राइविंग के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, ये बताने का काम ये करेंगे। ठीक, अब है कि भारत ने क्या क्या किया। भारत ने जब डिक्लेरेशन पे साइन किया था, प्रोसीजर डिक्लेरेशन पे, तो सबसे पहले उन्होंने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लाया था, जिसमें हम प्रावधान देखे भी। दूसरा उन्होंने क्या किया था, सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 पहले से चल रहा था, इसको भी मजबूत बनाया। तीसरा था राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम, इसमें क्या किया है कि नेशनल हाईवे को मजबूत किया जाए और एक्सटेंड किया जाए। आप जो अपने शहर में देखते हैं कि रिंग रोड बन रहा है और फिर डबल रिंग रोड बन रहा है, ये इसी कानून के प्रावधान के अंदर बनाए जाते हैं। क्योंकि रिंग रोड पे ऐसे रिंग रोड पे भी एक्सीडेंट ज्यादा होता है, जहां पे रोड चौड़ा कम होता है वहां एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है, और जहां रोड ज्यादा चौड़ा होता है वहां गाड़ियां ज्यादा तेजी से चलाई जाती है। ये भी एक कारण है एक्सीडेंट होने का। रिंग रोड पे आप देखते होंगे कि एक गाड़ी के चलते 2-3 गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि सारी गाड़ी जो है 70-80 की स्पीड, कोई कोई 100 की स्पीड से चलती है। अब एक सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, सरकार को आगे का रास्ता के लिए है कि मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से पालन करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि कानून जितना टाइट रहेगा हम लोग कानून से उतने डरेंगे, और कानून से जितना डरेंगे क्राइम उतना कम होगा। लचीला कानून और भी दिक्कत करता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी होना चाहिए कि राज्य सरकार इस पे पहल करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार को मदद करे हर जगह पे। अच्छी योजना जब बनती है तो राज्य सरकार को होना चाहिए कि अपने राज्य के भौगोलिक स्थिति के अनुरूप उस कानून में कुछ प्रावधान और करते। वाहन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। इसमें यह होता है कि अगर आपके वाहन खराब हो रहे हैं तो आप या तो वाहन को बेच दीजिए या तो उसको एक्सचेंज कर लीजिए। ये एक ऑप्शन सरकार को देने चाहिए, ऐसे सरकार ने ये ऑप्शन दिया भी है। ठीक है, ये हमारे पास। चौथा, इंटरनेट को मजबूत करना चाहिए, ताकि नेट सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो काम करना थोड़ा आसान होगा और ड्राइविंग करना थोड़ा और भी आसान हो जाता है। ये थे हमारे यहाँ के कानून में। अब है कि ये कानून में बदलाव क्यों किया जा रहा है दंड संहिता में। ठीक है, ये न्याय संहिता कानून 2023 में क्या बदलाव किया। पहले तो आप याद जानिए कि भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं और भारतीय न्याय संहिता में 358 रह गई है। ठीक है, लेकिन न्याय संहिता 2023 जो है उसका उद्देश्य जो है 1860 का कानून जो है उसको रिप्लेस करना है। हमारा 1860 का कानून बहुत पुराना है, ये अंग्रेजों के समय का कानून चल रहा है। इसलिए अगर सरकार इस कानून को बदल रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है, क्योंकि 100 साल और 150 साल 200 साल पुराना कानून लेकर के आप वैश्वीकरण के युग में नहीं जी सकते हैं। अब समय बदल गया है। अब उस वक्त गाड़ी भी बहुत कम चलती थी, इस वक्त हमारे यहाँ गाड़ी बहुत चलती है, रोड डेंसिटी हमारा बहुत हाई है, सबके घर में 1-2 व्हीकल रखा हुआ है। तो स्वाभाविक ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होगा तो सरकार को क्या करना होगा, रोड को चौड़ा करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। और एक बात और आप याद रखिएगा, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत है तो समझ लीजिए कि आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल होता है कि जब रोड अच्छा होता है तो गांव और सड़क शहर के बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। जो दूरी हम 4 घंटे में ट्रेवल करते हैं वो दूरी हम जो है सिर्फ 1 घंटे में ट्रेवल करते हैं। कई ऐसे जगह देखे गए हैं जहाँ पे अच्छा नेशनल हाईवे और अच्छा रोड बना देने की वजह से गांव के किसान अपना सब्जी और अपना सामान बेचने के लिए शहर आते हैं और बेच के सामने चले जाते हैं, यानी उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है और शहर वाले को अच्छा खाना मिल जाता है। आप शहर में जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन का खाना नहीं खाते हैं। क्यों? ट्रांसपोर्ट महंगा है, रोड अच्छा नहीं है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी कई ऐसे जगह पे हुआ है कि गांव से 50 किलोमीटर दूर के भी लोग जो है शहर में आकर के अपना जो है सब्जी बेचते हैं और अच्छा इनकम करके चले जाते हैं और शहर वाले को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। इसलिए रोड अच्छा बनने से जो है कहीं ना कहीं जो महंगाई पे भी नियंत्रण होता है। इसीलिए सरकार ने इस कानून को लाया। अब है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है जिसको लेकर इन्होंने विरोध किया? देखिए, कानून तो पुराना ही था, इस कानून में सिर्फ एक प्रावधान जो किया गया वो देखिएगा, 10 साल के जेल की सजा कर दी गई है सेक्शन 104 के अंतर्गत। आप इस चीज को याद रखिएगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आखिर इस कानून में प्रावधान क्या है? नया प्रावधान यही है कि 10 साल के जेल की सजा है, ठीक। और दूसरा सेक्शन 104 के 2 में परिवर्तन किया गया, यही तो आपको याद रखना है। देख लीजिए सेक्शन 104 क्या है। धारा 104 कहती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, ठीक। एक यहाँ पे धारा 104(1) और 104(2) हिट और रन को परिभाषित करता है, यानी अगर आप भाग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये फाइन लगेंगे, ठीक। ऐसे देखिए, अब यहाँ है कि ड्राइवर लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ फैसला 2 जगह होता है, एक फैसला होता है न्यायालय में, दूसरा फैसला होता है ऑन स्पॉट रोड पे। ड्राइवर को डर ये है कि अगर भीड़ द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है तब तो उसकी जान चली जाएगी। ड्राइवर का ये डर बिल्कुल सच है, गलत नहीं है। ड्राइवर की तरफ से भी अगर आप सोचेंगे तो यार बिल्कुल सही है। ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। तो क्या ये कानून सरकार का सही है या गलत है? देखिए, 2 फैसले दिए गए, 10 साल की सजा और 5 साल की सजा। 10 साल की सजा तब जब आप हिट एंड रन करके भागते हैं, 5 साल की सजा तब जब सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट होता है, यानी ड्राइवर की गलती से नहीं हो रहा है, आप सामने से आके उसके नीचे, उसके कार के नीचे आ गए या उसके ट्रक के नीचे आ गए तो उसमें कम कर दिया गया। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। गलत इस सेंस में है कि जब सामने वाले की गलती से हो रहा है तो सजा फिर हमें क्यों? इसलिए इसका विरोध होना शुरू हो गया। मेन विरोध होने का कारण भी यही है हमारे पास, कहीं कहीं पे सामने वाले की गलती से भी होता है। इसलिए भारत सरकार ने इस कानून को अभी बफर टाइम पीरियड में रखा है। बफर टाइम पीरियड का मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बावजूद भी गृह मंत्रालय यानी अमित शाह ने इस कानून पे फिर से विचार करने का प्रावधान किया है। इसलिए यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए इतना विरोध करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इस कानून में 1-2 जगह पे थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए था। ये परिवर्तन के साथ अगर लागू किया जाए तो कानून कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे बहुत रफ गाड़ी चलाई जाती है जिसके चलते ऐसा होता है, और कहीं कहीं पे ड्राइवर भागे भी, ये भी देखा गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं कहीं पे ड्राइवर भागे हैं, लेकिन आप ये डाटा देखे होंगे कि भागने वाले की संख्या कितनी है, बहुत कम है। इसलिए सरकार से मेरा भी एक आग्रह है कि सामने वाले की गलती से जब एक्सीडेंट हो तो उसमें ड्राइवर को इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए जितना बड़ा का प्रावधान इसमें कर दिया गया। हाँ, ड्राइवर की गलती से अगर हुआ है तो जरूर मिलना चाहिए, ये बिल्कुल प्रावधान होने चाहिए, ठीक है। इस कानून के बारे में आपका क्या प्रावधान है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कानून के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, तो बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है, तो ये मैंने इसलिए बताया। दूसरा, मेरा मकसद आपके एग्जाम्स को कवर करना रहता है। हाँ, कुछ कानून की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए समान है, जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी है, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के निकाल लीजिएगा। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं।